नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में लिखी गई एफआईआर मामले की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. महेश्वरी एवं जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने 13 अक्टूबर 2025 को सुना और नेहा सिंह राठौर को किसी भी प्रकार की रियायत देने से स्पष्ट मना कर दिया। ये वही लोक गायिका हैं जिनके पहले गीत यूपी में काबा ने इन्हें काफ़ी चर्चित कर दिया था। मित्रों, इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय दायित्व की चर्चा को एक नई दिशा ही नहीं दी गई, एक नई सीमा रेखा को भी खींचा गया है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मामला यह है कि नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध लखनऊ के हजरतगंज थाने पर 27 अप्रैल 2025 को अभय प्रताप सिंह द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर में उन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और राष्ट्र की एकता को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये बताया गया है कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ ही हमले नहीं किए, उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाला है। चलिए एफआईआर में लगाई गई धाराओं को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 जो राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना माना जाता है वो लगाई गई है। धारा 197 राज्य के खिलाफ युद्ध की तैयारी मानी जाती है। धारा 152 लगाई गई है जो विभिन्न समुदायों में वैमनस फैलाने के लिए लगाई जाती है। और धारा 159 जो बाद में लगाई गई है वो देश के विरुद्ध विद्रोह करना, म्यूटनी या उसके लिए उकसाने जैसी कार्रवाई के लिए लगाई जाती है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 69A जो आपत्तिजनक सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण पर लगाई जाती है वो भी लगाई गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर धाराओं का आरोप इस एफआईआर में लगाया गया है। इस एफआईआर के विरुद्ध नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान एवं जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने 19 सितंबर 2025 को उनकी याचिका पर सुनवाई भी की थी। अदालत में नेहा सिंह के अधिवक्ता कमल किशोर शर्मा ने तर्क दिया था कि एक गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है और राज्य की कोई भी प्राधिकरण इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। उनके अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप उन धाराओं के आवश्यक घटकों को, इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं करते जिनके तहत यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य की तरफ से पैरवी कर रहे वकील वीके सिंह ने यह तर्क दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान जब देश की सुरक्षा और अखंडता संकट में थी और सरकार स्थिति को संभालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, उस समय नेहा सिंह राठौर ने उकसाने वाले ट्वीट्स किए, वो भी बिना यह सोचे कि देश की परिस्थितियां इस समय कितनी संवेदनशील है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि राठौर ने बिहार की राजनीति पर एक विशेष उद्देश्य और दुर्भावनापूर्ण मंशा से टिप्पणी की और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एंगल लाकर समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास भी किया। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने उस देश के सामाजिक ताने बाने को विकृत करने का प्रयास किया जहां हिंदू और मुस्लिम शांतिपूर्वक साथ साथ रहते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और एफआईआर व केस डायरी के संबंधित हिस्से का अवलोकन करने के बाद 2 सदस्यीय जजों की पीठ ने यह पाया कि कथित सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक और अनादरपूर्ण तरीके से उल्लेख किया गया है और यहां तक कि गृह मंत्री को भी निशाने पर लिया गया है। पीठ ने केस डायरी का अवलोकन करते हुए ये टिप्पणी भी की। ऐसे कमेंट्स में याचिकाकर्ता ने धार्मिक एंगल और बिहार चुनाव एंगल का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री पर नाम लेकर सीधे आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार अपने निहित स्वार्थ के लिए हजारों सैनिकों की जान कुर्बान कर रही है और देश को पड़ोसी देश के साथ युद्ध की ओर धकेल रही है। नेहा सिंह के वकील ने कोर्ट में इमरान प्रतापगढ़ी के केस का हवाला भी दिया। इस पर कोर्ट ने केस के उद्धरण को उचित नहीं माना और उन्होंने कहा क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी मामले में जो कविता विवाद था उस कविता में किसी धर्म या व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था, जबकि यहाँ नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट्स में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डेरोगेटरी, अपमानजनक तरीके से टारगेट किया है। अदालत ने यह भी माना कि यद्यपि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, परंतु यह अधिकार यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है ताकि लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता को बनाए रखा जा सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि कानून में यह स्थापित सिद्धांत है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ऐसी अभिव्यक्ति के विचारों के प्रसार का साधन है या उसमें कोई सामाजिक मूल अंतर्निहित है। यदि उसका उत्तर हाँ में है तो ऐसी अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा, और यदि इसका उत्तर नहीं में है तो ऐसी अभिव्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे यह विश्वास है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप और उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस को दर्शाते हैं जो राज्य द्वारा पुलिस जांच को उचित ठहराते हैं। इस आदेश के साथ ही उन्होंने नेहा सिंह राठौर की याचिका को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में नेहा सिंह राठौर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी। उन्होंने कहा, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं, न कि कोई साजिशकर्ता और न कोई विद्रोही। उनके ट्वीट में असहमति है लेकिन विद्रोह के स्वर नहीं है। सिब्बल ने आगे कहा कि वे म्यूटनी यानी राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कैसे दोषी ठहराई जा सकती हैं। वे अपने ट्वीट को स्वीकार करती हैं, पर यह न तो धारा 152 के अंतर्गत आता है न धारा 159 के अंतर्गत। वे सरकार की आलोचना कर रही हैं, देश की नहीं। सिब्बल ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण केस मामलों का भी हवाला दिया, जैसे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना या नीतियों का विरोध देशद्रोह नहीं है जब तक कि उससे हिंसा या अस्थिरता न फैले। सिब्बल ने बलवंत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का भी उदाहरण दिया, जिसमें अदालत ने कहा था कि सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता जब तक वह हिंसा या असंतोष को जन्म न दे दे। सिब्बल ने तीसरा मामला श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का भी दिया, जिसमें अदालत ने सेक्शन 66A IT एक्ट को रद्द करते हुए कहा था कि ऑनलाइन एक्सप्रेशन तब तक अपराध नहीं है जब तक वह सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा को ठेस न पहुंचाए। सिब्बल का तर्क था कि अगर अदालतें ऐसे ट्वीट को विद्रोह मान लेंगी तो देश में असहमति का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वह बाकी आरोपों का कोर्ट में सामना करने को तैयार हैं, परंतु यह म्यूटनी अर्थात विद्रोह की धारा को निरस्त करे, यह उन्होंने अनुरोध किया कोर्ट से। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की ओर से बहस में कहा गया कि नेहा के ट्वीट में केवल आलोचना नहीं बल्कि उकसावे का तत्व है। उन्होंने भी क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897 के केस का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने निर्णय दिया था कि जब शब्दों से जनता को सरकार के प्रति घृणा या विद्रोह के लिए प्रेरित किया जाए तो वे देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राज्य ने यह भी कहा कि नेहा एक लोक गायिका हैं जिनकी सोशल मीडिया पर करोड़ों दर्शकों तक पहुंच है। उनकी पोस्ट का प्रभाव सामान्य नागरिक से कहीं अधिक होता है, इसलिए यह मामला केवल व्यक्तिगत राय का नहीं बल्कि लोकमत को प्रभावित करने के उद्देश्य का ही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ साफ मना कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कपिल सिब्बल की म्यूटनी अर्थात देशद्रोह की धारा को हटाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर भी कोई रोक नहीं लगाई। अदालत ने कहा कि हम एफआईआर को खारिज नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब आरोप तय करते समय या डिस्चार्ज के समय कोर्ट में जाकर के ये मुद्दे उठाने होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमने इस मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट कर देता है कि कलाकार या लोक गायक होने का कवच किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकता। मित्रों, कोर्ट ने इस केस के जरिए समाज को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। यह संविधान की दी हुई स्वतंत्रता है, कोई अराजकता की अनुमति नहीं मिलती है इसमें। आज के दौर में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जनमत निर्माण के बहुत शक्तिशाली माध्यम बन चुके हैं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय हमें यह समझना होगा कि डिजिटल स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। आपकी पोस्ट अगर किसी धर्म, जाति, सेना या सरकार के खिलाफ
घृणा, हिंसा या असंतोष को भड़काती है तो आप लोक गायक हों, पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, इसके नाम पर आप बच नहीं सकते। यह मामला हमें यह भी बताता है कि अपनी राजनीतिक विचारधारा और झुकाव के कारण हमें सामान्य व्यवहार के शिष्टाचार नहीं भूलने चाहिए और किसी राजनीतिक लाभ और राजनीतिक पद की अपनी महत्वाकांक्षा के अतिरेक में ऐसे कोई भी वक्तव्य और कोई कार्य नहीं करने चाहिए जो समाज और देश विरोध की श्रेणी में आके जाते हों और हमारे पूरे भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दें। तो मित्रों, ये मामला मात्र एक केस तक सीमित नहीं है, अपितु हमारी और आपकी डिजिटल जिम्मेदारी का दर्पण भी है, जिसे हमें गहराई से समझना ही होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा एक अधिकार तो है, परंतु साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व उसका मूल धर्म है। इसलिए लिखिए, खूब लिखिए, जी भर करके लिखिए, पर संविधान की मर्यादा में रह करके लिखिए। मित्रों, इस मामले में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।